डिपेंड करता है बच्चा दुश्मन कितना है। अगर अगर कमजोर दुश्मन रहा तो हम तो फूंक के ही उड़ा दें, तब तो गोलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले स्टार्ट तो हो जाने दीजिए। कुछ कुछ मंजुलिका की आत्मा आई है, अभी तक सब ठीक था। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने बिजनेस लॉज में देखा था कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं जो इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। 7 टोटल चैप्टर्स, और इसमें हमारे पास है 6 एक्ट्स। एक जो है वो चैप्टर हमारा वो एक्ट नहीं, वो बताता है कि एक्ट बनते कैसे हैं। हमने इसमें से उठाया किस एक्ट को? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। यहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो इसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो है वो कितने यूनिट है, यहां पे 9 यूनिट है इस एक चैप्टर में। अगर आप चैप्टर वाइज काउंट करेंगे तो जितना इसमें है इसके अलावा बाकी सब में ऐड होकर के है, तो इतने का अंतर है। दूसरा, ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम पहले पढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसीलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें आगे वाले चीज को समझना है। और जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझा रहेगा, ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें समझ में आना है, ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम लोग इसको इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहे हैं, जो चीज का आगे जरूरत है उसे हम पढ़ रहे हैं ताकि समझते वक्त हमें आसानी हो। अगली बात, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी इस जगह पहुंचे, यानी हमारा पहला यूनिट भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा सूचना जो आज जिनकी पहली क्लास है कि हम इस पहले चैप्टर के पहले यूनिट पे ही अभी है, और इसमें ही हमने कुछ चीजों को पढ़ा है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, अब वो ध्यान से सुनिएगा। हमने सबसे पहले बात की थी कि चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कमर्शियल लाइफ हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं और हमसे कोई कमिटमेंट करता है। लेकिन अगर हमने कमिटमेंट पूरा नहीं किया या हमसे किया गया कमिटमेंट किसी ने पूरा नहीं किया, तो ऐसे केस में जो है वो लाइफ का चल पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे छोटा से छोटे चीज को आप क्यों ना ले, आपने जो है वो एक मकान की डील की, सामने वाले को उससे अच्छा दाम मिल गया, उसने बोला आपको नहीं देता, जा जो करना है कर ले। आपने जो है वो किसी को कहा कि भाई आप हमारा राशन का सामान पहुंचा देना, घर में गेस्ट आ रहे, सब कुछ तय हो चुका था, डिलीवरी बॉय आधे रास्ते से लौट गया, बोला नहीं आपसे ज्यादा दाम कोई और दे रहा था तो हम उसे दे रहे, जो करना है कर ले। अब ये जो करना है कर ले में तो बहुत कुछ हो सकता है। बजाएंगे सामने वाले को, अगर हम में ताकत है तो हम उसे बजाएंगे, और उसमें ताकत है तो बज के आएंगे। कहा सिविलाइज सोसाइटी में ना बजाना ना बजना दोनों ही सही नहीं है। तो होना क्या चाहिए? अगर हमसे किसी ने कमिटमेंट किया और हमारे चीज को फूला नहीं किया, तो हमारे पास लीगल रिमेडी होनी चाहिए। कौन सी रिमेडी? जहां पे हम जाएंगे और बोलेंगे कि चूंकि हमने इतना खोया है या इतना हमें लॉस हुआ है, इतने का नुकसान हुआ है, इतना हमें डैमेज हुआ है, तो लेट मी कंपनसेट। आप क्या करें? मुझे कंपनसेट करें। और अगर आप हमें कंपनसेट नहीं करेंगे, तो सामने वाला नहीं कर रहा है, तो आप कहां जा रहे हैं? कोर्ट में, कि आप उनसे हमें कंपनसेशन क्या कीजिए? दिलाइए। कौन खुश होकर के कंपनसेशन देना चाहेगा? कोर्ट ऑर्डर देगी, और अगर वो कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो उनके प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कंपनसेशन क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। इस बार आप बचाने नहीं जा रहे हैं, इस बार अथॉरिटी जा रही है, और तब उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे। लेकिन ये बात दोनों तरफ से है। अगर हमने भी कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो दूसरे वाले पर्सन को कौन सी रिमेडी मिलेगा? लीगल रिमेडी। ये जो वर्ड है लीगल रिमेडी, ये लीगल रिमेडी सिर्फ तब मिलेगा जब इसके लिए कोई लॉ बना हुआ हो, क्योंकि जब तक कोई चीज कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में नहीं आएगा तब तक किसी को रिमेडी नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी बने हुए कानून को, किसी बने हुए एक्ट को नहीं मानना। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रावेंशन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप अपना फोन बस्ते में रख दीजिए मेरे क्लास में, इसका मतलब मैंने पहले ये एक रूल बनाया। अगर ये रूल मैंने नहीं बनाया और आपका फोन यहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट आपने ऐसे करके साइड में रख दिया, ये कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन मेरे क्लास में चूंकि मैंने आपको बोला है कि ना जेब में रखना है ना डेस्क पे रखना है, दोनों में से कहीं नहीं, कहां रखना है? बैग के भीतर। अगर आपने इसको नहीं माना तो ये कहलाया कॉन्ट्रावेंशन। तो इसका मतलब है कि पहले कोई कानून तो हो तभी तो वो चीज कहलाएगा कॉन्ट्रावेंशन। बाइक आपका, सर आपका हेलमेट पहन के नहीं चलाने पे चालान कटता है या नहीं? क्यों कटता है भाई? मेरा बाइक, मेरा सर, उसमें भी और टकलू वाला सर, बाल भी नहीं है, और हेलमेट ना लगा के जाऊं तो कह रहे हैं कि क्या करेंगे? क्यों?
क्योंकि इसके लिए हमारा मोटर व्हीकल एक्ट नाम का कानून बना हुआ है, ट्रैफिक एक्ट नाम का कानून बना हुआ है, जो कहता है कि बाइक बिना हेलमेट के नहीं चलाना है। बाइक मेरा है, लाद लें 10 को, लटक लटक के 26 जनवरी का पैरेड निकालें अपने बाइक पे, 3 लोग, चौथा भी दोस्त मैं भी आ रहा हूं, वो विक्रम बेताल की तरह लटक गया। कह रहे लटक तो गया, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक वाले मामू लटका देंगे, चालान क्या करेंगे, काटेंगे। तो ऐसे ही कहा गया कि पहले कोई लॉ तो बनाओ, तभी तो लीगल रिमेडी मिलेगा। क्योंकि जब कानून होगा तो उसको नहीं मानना कहलाएगा कॉन्ट्रावेंशन, और जो करेगा कॉन्ट्रावेंशन, जो करेगा ब्रीच, जो नहीं मानेगा, दूसरे व्यक्ति को उसके कारण जो भी नुकसान होगा वो उसको लीगल रिमेडी से कंपनसेट करेगा, वो उससे वसूलेगा। तो इसी के लिए हमने बनाया एक एक्ट जिसका नाम क्या पड़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना तो इसने जो है बड़ा अपना शान पत्ती दिखाया, थोड़ा चौड़ा हो गया और बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में तब आऊंगा, मैं तभी कोई रिलीफ दिलाऊंगा जब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां हजारों कानून बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट है, लेबर लॉ के दुनिया भर के एक्ट है। कह रहा है मैं हर चीज में थोड़ा ना आऊंगा, मैं पिक्चर में कब आऊंगा, जब वो चीज किस दायरे में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आया तो किसी और जगह रिलीफ ले लेना, लेकिन मैं रिलीफ नहीं दूंगा। अब इन्होंने कहा कि किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में दायरे में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोला 2 चीजों का होना जरूरी है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। पहला एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कहा भाई बता दो एग्रीमेंट किसको बोलोगे, तो कहा कि एग्रीमेंट का मतलब है कि एक पर्सन कोई ऑफर दिया, एक पार्टी, उस ऑफर को दूसरे ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और उन दोनों के बीच में है कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन, यानी दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है, मैंने बोला अभी 100 रुपए में रिमोट खरीदेंगे, इन्होंने बोला कबूल है सर। अब इसका मतलब मैंने ऑफर दिया, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस। हम दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसिडरेशन है या नहीं, मेरे लिए 100 रुपया, इनके लिए ये रिमोट जो है वो हो गया। अब कहा गया कि इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोला नहीं नहीं, अभी ये एग्रीमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट प्लस क्या होना चाहिए, तो अभी तो ये सिर्फ एग्रीमेंट हुआ। इन्फोर्सेबल लॉ का क्या मतलब है, कहा 4 बातें। पहला, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कैसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और अगर नॉन फुलफिलमेंट किया प्रॉमिस का तो कैसा रिमेडी मिलेगा। अब ये 4 बातें कहा गया, ना मैं मुकर सकता हूं ये रिमोट देने से, ना ये 100 रुपया देने से मुकर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कि मन होगा तो लीजिएगा, ना मन हो तो ना लीजिएगा, इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। दोनों में से कोई भी डिनाई नहीं कर सके तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन है, नेचुरल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पापा आपको पैसे दे रहे हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल का फीस दिए, कॉलेज का आप दे रहे हैं, यहाँ का दे रहे हैं, रास्ते में मोमोज खाते हुए भी जाइएगा, और दुनिया को कमिट भी किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ओरल कमिटमेंट इज व्हाट, अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ओरली भी आपने बोला है, लिख के नहीं भी दिया है, तो इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लीगल रिमेडी इसके लिए क्या है, अवेलेबल है। और खास तौर पे जब इतने सारे विटनेस के बीच में हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। कहने का मतलब यहां पे है कि ऑब्लिगेशन जो है वो कैसा है, लीगल ऑब्लिगेशन है। पापा ने जो आपके लिए जिम्मेदारी उठाई है ये नेचुरल ऑब्लिगेशन है। कल को पैसा नहीं देंगे तो आप नहीं बोलेंगे कि पापा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मजे में, नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, मैंने अगर कल को पढ़ाने से मना कर दिया, मुझे इससे बड़ा बैच मिल गया, मैंने बोला टाटा गुड बाय, मैं चला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा किया तो मैंने लीगल ऑब्लिगेशन कैरी किया है। हाँ, आप भी पैसा देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये लॉ के द्वारा हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आई है, क्योंकि मैं आपका रिलेटिव नहीं हूं, मेरा आपके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए ये ऑब्लिगेशन हम दोनों के बीच में किससे क्रिएट हुआ है, लॉ के द्वारा हुआ, इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन। जो फुलफिलमेंट नहीं करेगा अपने पार्ट का परफॉर्मेंस, दूसरे व्यक्ति को, उसी को एग्रीव्ड पर्सन बोलते हैं। कैसा रिमेडी मिलेगा, जितना नुकसान हुआ है आपके परफॉर्मेंस नहीं करने के कारण, आपको वो उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 2 तरह के एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो आपके एग्रीमेंट होकर के ही रहेंगे। एक सोशल मैटर के लिए, घूमने चलना, मेरे पास बर्थडे में आना, या मंदिर में चंदा देंगे, गुरुद्वारे में चंदा देंगे, कल लंगर लगाएंगे, बोला आपने लेकिन नहीं दिया,
कहीं कोई जो है वो क्या नहीं हो सकता है, सामने वाला आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। मन है तो करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर कोई डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ है, रामदीन ने राम दुलारी को बोला कि तुझे हर महीने 5,000 रुपए जो है मैं क्या करूंगा, दूंगा, और बाद में देने से क्या कर दे, मना कर दे। अनफॉर्चुनेटली इस एक्ट के तहत रिलीफ नहीं मिल सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट और बाकी एक्ट के तहत उसे रिलीफ मिल सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने ये तो देख लिया था कि ये जो भी हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा, सेक्शन 2 क्लॉज एच। लेकिन कहा कि सिर्फ इतनी ही बातें होंगी, कहा नहीं, और भी बातें हैं। और वो बातें किसने बताया, सेक्शन 10। सेक्शन 10 उछलते हुए आया, बोला कि आपको जो बोल दिया सेक्शन 2 क्लॉज एच बस वही मानेंगे। हमने बोला हम कब बोल रहे हैं सिर्फ वही मानेंगे। तो कहा सेक्शन 2 क्लॉज एच था क्या, कहा उसने बोला मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसने बोला मुझे भी कुछ कहना है। हमने कहा मर तू भी बोल क्या कहना है। तो सेक्शन 10 ने बोला कि इन चीजों का होना क्या है, जरूरी है, जिसमें से पहला क्या है, एग्रीमेंट। अच्छे से हमें पता है ये बात सेक्शन 2 क्लॉज एच ने भी बोला। लेकिन उसके बाद जो इसने बोला वो थोड़ा गहरा बोला, और क्या बोला, फ्री कंसेंट। कहा कि दो पार्टी के बीच में कंसेंट क्या होना चाहिए, और फ्री कंसेंट का मतलब है डरा धमका करके कि नहीं चलो साइन करो और जमीन मेरे हवाले करो, इसको बोलते कोर्शियन, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये जो सेक्शन 10 अभी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में सिर्फ सेक्शन 10 ही पढ़ाया गया है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, इसीलिए ये थोड़ा सा दिया हुआ है। किसी को फ्रॉड किया, झूठ बोल करके बाइक बेचा कि बाइक मेरा बहुत अच्छा माइलेज देता है, ऐसा नहीं देता है, इसको बोलते हैं क्या कि कंसेंट का फ्री नहीं होना। और अगर ऐसा है तो सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है कि पकड़ अपना बाइक, दे मेरे पैसे मुझे। मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको खुद नहीं था पता जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो बात झूठ है, लेकिन जानबूझ के नहीं बोला आपने, ये बात खुद आपको नहीं था पता कि जो आप कह रहे हैं वो क्या है, झूठ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को क्या किया आपने, इन्फ्लुएंस किया, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन केसेस में कहते हैं कि कंसेंट फ्री नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो सामने वाले को उसका सामान देंगे और उससे अपना क्या ले सकते हैं, जबकि आप ऐसा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप चीजों को बदल नहीं सकते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे माइनर के साथ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इलीगल नहीं है लेकिन रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वरना फिर आपको क्या नहीं मिलेगा, लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, दोनों लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू ये काम कर दे बदले में तुझे दूंगा, खींच लियो, कहा नहीं, कंसिडरेशन क्या हो गया, इलीगल। या भाई 5,000 रुपए दूंगा, ले एक छोटा सा पैकेट जा पहुंचा दे फलाने जगह पे, वही चरस गांजा हीरोइन हीरो जो भी रहे। कहा इस बार ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट इस बार इलीगल हो गया। तो ना ऑब्जेक्ट इलीगल होना चाहिए और ना कंसिडरेशन, और लॉ के द्वारा ये वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इन चीजों को पढ़ने के बाद हम पहुंचे थे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज एच के भी इस बात को ध्यान में रखेंगे, और किसको, सेक्शन 10। सेक्शन 10 पे बिल्कुल ना घबराइएगा, सिर्फ इसी पे पूरा का पूरा यूनिट 3 है, इतने ही पॉइंट पे देखिएगा कितने डिटेल में बात करेंगे। यहां पे बस थोड़ा इंट्रो दिया हुआ था। अब इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था टाइप्स ऑफ किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। और जब हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया था तो हमने इसे 3 बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वैलिडिटी। और हमने पढ़ा था, जल्दी बताइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक लाइन में डिफाइन कीजिए। हाँ, हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, इसका मतलब जो हमने पढ़ा है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो आपको लीगल रिमेडी मिलेगा अगर सामने वाले ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया तो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो सर्कमस्टांस के कारण या लॉ के चेंज होने के कारण क्या हो गया, इनफोर्सेबल नहीं रहा, उसको हम क्या बोलते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है
तो ऐसे केस में आपको जो है वो लीगल रिमेडी, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बोला, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा ने जो है वो बोला दिशा को कि भाई मैं आपको जो है वो पॉलिथीन सप्लाई करूंगी 1,00,000 रुपए का। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इतने से पतले पॉलिथीन की सप्लाई नहीं होगी, बैन। अब बताइए, नेहा दिशा को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, कैसा कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया? अब ये इसका मतलब है कि दिशा इनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगी अगर इन्होंने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये क्या कहलाया? कुछ भी हो गया है बच्चा, किडनी भी दे दिया है तो भी, तो पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? आपके पैसे मिलेंगे, लेकिन जो है आप उसको स्यू नहीं कर सकते लीगल रिमेडी। पैसा मिलना इज नॉट ओनली सॉल्यूशन। इनका जो है वो मॉल है, मॉल में पॉलिथीन का काम था, लेकिन अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, बल्कि इनको जो है वो ऑर्डर आ गया और हाँ धरा, ठीक बोल रहा हूं, प्रोनाउंस कर रहा हूं, धरा ने जो है वो इनको बोला कि भाई हमें जो है वो कितने में दे दो, हम आपको 1,25,000 देते, हमें पहले सप्लाई कर दो। अब इन्होंने इनको सप्लाई कर दिया। दिशा जो है वो नेहा की ऐसी की तैसी कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको बोलते लीगल रिमेडी, ये वॉइड नहीं हुआ। लेकिन अगर बोल दिया सरकार ने कि अब ये वैलिड नहीं है, कोई सप्लाई नहीं करेगा इस तरह के प्लास्टिक का, तो ऐसे केस में वॉइड हो गया, अब ये उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये कहलाया आपका वॉइड। वॉइडेबल का मतलब हुआ जहां पे एक पार्टी के चाहने पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरे पार्टी के पास ये राइट नहीं है। अब ऐसा कब होता है? नेहा ने जो है वो पिस्टल दिखाया दिशा को, बस ऐसा कोशिश मत कीजिएगा, बॉडी देख के काम कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो पिस्टल था तो थोड़े चौड़े हो गए, दिशा को दिखलाया और क्या बोला कि तू अपना स्कूटी मुझे बेच, इतने रुपए में बेच। अगर इन्होंने ऐसा किया तो कल के डेट में जब इनके हाथ में पिस्टल नहीं रहे, ये बोल सकते मेरा पैसा क्या कर, मुझे वापस कर, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मानना नहीं है। झूठ बोला था, फ्रॉड किया था कि मेरा स्कूटी एकदम शानदार चलता है, आज तक मैकेनिक के पास नहीं गया, जबकि मैकेनिक वाले भैया तो इस स्कूटी को सपने में देखते रहते हैं, इतने बार उनके दुकान पे क्या है ये आया गया है। ऐसे अगर किसी तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रखे, और अगर वो नहीं चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कर सकते हैं, रेसिंड। रेसिंड का मतलब कैंसिल करना, इसी को रिपुडिएट भी बोलते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नेहा के चाहने पे नहीं होगा, दिशा की मर्जी है। अब दिशा को लगता है चलो ठीक ही है, 20,000 में दी है, 2-4 हजार लगा देंगे तो एकदम टनाटन हो जाएगा। लेकिन अगर नेहा को कल को लगता है कि अरे ये तो 2-3 हजार लग करके एकदम नया टनाटन हो गया, अब जाकर के बोलती ले ले अपने पैसे ले ले, जो ठीक कराने में लगा वो भी ले ले, प्लीज मुझे दे दे, मेरे से गलती हो गई। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो कैंसिल करे, नहीं चाहे तो कैंसिल, इसी को बोलते हैं वॉइडेबल। और वॉइड का मतलब है दोनों में से किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि नेहा बोलेगी लेगी कैसे, नहीं तो पॉलिथीन, तुझे तो पॉलिथीन लेना ही पड़ेगा, और ना ही दिशा बोल सकती दोगे कैसे नहीं पॉलिथीन, तुम्हें तो पॉलिथीन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, वॉइड है, तो इसलिए नहीं। हाँ, अगर ये वैलिड है तो इनको भी पॉलिथीन लेना ही पड़ेगा, और इनको जो है वो पैसे लेने पड़ेंगे, और उनको क्या करना पड़ेगा, पॉलिथीन लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? आइए, अब हमने बात किया था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन क्या हो, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर मान लीजिए कि तनुष राहुल, नाम तो सुना होगा, अब जो है ये डायलॉग है, पता है ना, राहुल नाम तो सुना होगा, पुराना मूवी आप लोग को नहीं पता होगा, जेनजी वाले को नहीं पता होगा, ये हम बूढ़ों वाले के समय का मूवी है कोई। अब जो है वो तनुष ने जो है वो कहा राहुल को कि राहुल सर को टपका दे भाई, थोड़ा जल्दी क्लास खत्म होगा, टपका दे, काम तमाम कर दे। अब जो है वो राहुल ने बोला टपका देंगे, इतने पैसे दोगे, दोनों में तय हो गया, मान लीजिए 5,000 10,000 जितने में तय हुआ हो, तय हो गया। अब अगर मान लीजिए कि उन्होंने मुझे टपका दिया और जाकर के पैसे मांग रहे तनुष से कि दे 10,000 रुपए, और उन्होंने नहीं दिया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये जा सकते हैं। क्यों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिमेडी, जाएंगे। जज के पास एक हथौड़ा भी रहता है, वो न्याय के अलावा भी कुछ देते हैं। इस बार बताइए क्या वो बोलेंगे कि हुजूर हमने तो सर को मार डाला,
लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे मार डाला, नहीं दिया मेरे पैसे। कितने रुपए? 10,000 रुपए। लीगल रिमेडी, कंपनसेशन दिलाइए। दिलाएगा ना कोर्ट? कुछ और देगा, मोमोज विथ लाल वाली चटनी, म्योनीज सबके साथ देगा? नहीं देगा। ये हुआ कौन सा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोई लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। याद रखिए, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, बट नो लीगल एक्शन शैल बी टेकन। आपको किसी एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे आपने जो है वो किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइड है, उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, आपको कोई रिमेडी नहीं मिलेगा। बट इट इज नॉट इलीगल कि आपने जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसके साथ? माइनर के साथ, तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम इन लोगों ने किया है मुझे टपकाने का, इसके लिए इन्हें क्या किया जाएगा? 10,000 तो नहीं दिलाएगा, लीगल रिमेडी तो नहीं मिलना है राहुल को, साथ ही साथ और कुछ मिलेगा। इनके ऊपर और भी दफाएं लगेगी, जिसको पहले इंडियन पिनल कोड कहते थे, अब भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, तो उसके तहत इनके ऊपर दफाएं लगेगी। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टेक्निकल फ्लॉ था। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, शॉर्ट कमिंग, लकुना, इसी को फ्लॉ बोलते हैं। कुछ कमी थी जिसके कारण ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे क्या नाम बच्चा? 7 बजे नहीं, हां कनिष्का। अब जो है कनिष्का ने जो है अगर बोला कि सर 7 बजे अगर क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं पूरे क्लास को अफगानी मोमोज खिलाऊंगी। उन्होंने मोमोज बोला, कुछ हम अपनी तरफ से भी तो लगाएंगे, या जैसा भी रहे। अब जो है वो मोमोज खिलाऊंगी, ये उन्होंने ओरली बोला। ये ओरल बोलना भी लॉ के द्वारा क्या है? इन्फोर्सेबल है। और अगर वो नहीं खिलाते हैं तो ये ब्रीच ऑफ क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और हम लोग लीगल रिमेडी ले सकते हैं। ये बोलने से भी चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, क्या बच्चे, तो हम किस दिन काम आएंगे? अपने चीज के लिए लॉयर बुलाना पड़े तो अभी भी आपके इंस्टीट्यूट ने जो ये अवार्ड दिया है, ये किस दिन काम आएगा? हम दूसरे के एनसीएलटी में बैंड बजा देते हैं, हमें किसकी जरूरत है? चलिए, अच्छा, तो फिर हम तो फिर हम जबरदस्त मामू बने, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। माइनर समझ लीजिए बिल्कुल जो है वो बम की तरह है, बच के रहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ मत कीजिए, बिल्कुल सुसाइड बमर है ये। और इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ेंगे जब मैं आपको यूनिट 3 पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई माइनर है और अपने आप को मेजर कह के भी आपको मामू बना लिया कि नहीं नहीं मैं मेजर, ये देखो मेरा जो है वो कार्ड देखो, ये देखो, इवन उसके बावजूद भी आप उनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। और हां, भगवान से ये बोलिएगा कि किस मनहूस घड़ी में जो है वो हमें धरती पे लाया तो लाया इसी इंस्टीट्यूट में क्यों लाया, और लाया तो पीछे से ऐसे बच्चों को क्यों लाया? तो यही साहब अब आप कह सकते हैं। अच्छा, चलिए इस पे बाद में हम करेंगे चर्चा। फिलहाल अनइन्फोर्सेबल हम कह रहे थे। अनइन्फोर्सेबल का मतलब है जिसको लॉ के द्वारा क्यों नहीं इन्फोर्स किया जा सका? क्योंकि कहीं ना कुछ टेक्निकल क्या है, फ्लॉ है। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल हो सकता है? नो, इट शुड बी रिटेन। दूसरा, जमीन खरीद रहे हैं आप, मकान खरीद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये रिटेन नहीं होगा, रिटेन भी होगा, स्टाम्प ड्यूटी भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। कुछ और भी चीज है कॉन्ट्रैक्ट में, विटनेस का अगर सिग्नेचर चाहिए और विटनेस का सिग्नेचर नहीं है तो कल के डेट में ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगर आसान शब्दों में कहें, आपने मकान खरीदा, सब कुछ खरीदा, स्टाम्प ड्यूटी भी उस पर लगाया है, स्टाम्प पेपर, 1 करोड़ का मकान था, 7 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर लगाए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपने इसको सब रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या नहीं किया? अनइन्फोर्सेबल, कहीं कोई रिमेडी नहीं मिलेगी, कल को उस मकान का पोजीशन आप नहीं ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अनइन्फोर्सेबल। तो देखिए, हमने 3 कैटेगरी में बांटा था टाइप को। पहला कैटेगरी क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखेंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ
फॉर्मेशन। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़े आगे, चलिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या इसको इस टॉपिक के भीतर याद रखना जरूरी है? ये तब जब आपके किस्मत खराब हो। मेरे जैसा राक्षस वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेरे जैसा राक्षस कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आएगा समय दिखलाऊंगा। केस लॉ में उसको पूछते हैं। लेकिन हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, मेंशन 4 वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वैलिडिटी वाले में से ही 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, वरना बच्चे मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए मेंशन वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब आपकी मर्जी है। आप वैलिडिटी वाले में से दीजिए, आप फॉर्मेशन वाले में से दीजिए, आप परफॉर्मेंस वाले में से दीजिए। तो इसीलिए वो सेगमेंटेशन भी ध्यान रखिएगा बुरे वक्त के लिए। तो फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब हुआ किस बेसिस पे? फॉर्मेशन। कह रहे हैं पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपने बोल करके या लिख करके किया है, वो क्या कहलाया? एक्सप्रेस। अब यहां पे जो है वो आपने सामने, मैंने ही बोला कि अभी ये 100 में खरीदेंगे, इन्होंने बोला हाँ, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस। याद रखिएगा, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मेशन के बेसिस पे एक टाइप में है, वैलिडिटी में भी वो कोई ना कोई टाइप में होगा। तो इसीलिए जो है वो ये सब एक दूसरे से मिक्स होंगे। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते तो सिर्फ हमें उस एस्पेक्ट को देखना है जिस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बांट रहे। तो पहले हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? फॉर्मेशन। अगर हमने बोल करके या लिख करके किया तो ये क्या कहलाया? एक्सप्रेस। कहा ठीक है। तो दूसरा क्या है भाई इसमें? कहा इम्प्लॉयड। हमने ना बोला ना हमने लिखा, ये हमारे कंडक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्ट से, हमारे एक्टिविटी से ये बेसिकली क्या होगा? तय होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए वर्ड ही लिखा हुआ है, इम्प्लीफिकेशन बाय एक्शन और व्हाट? कंडक्ट। बाय एक्शन और बाय कंडक्ट। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है वो रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिया, कॉफी पिया, बताइए आपको पैसे देने पड़ेंगे? आप बस पे बैठते हैं, क्या बस का किराया देना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, अगर डीटीसी के बस में है तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक कह रहे। अगर डीटीसी के बस में है तो नहीं, लेकिन अगर वॉल्वो में बैठा और रेड बस में बैठा तो हाँ जी, वहां पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब है, आप स्टेशन पे है और कुली आता है, आपका सामान उठाता है और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, स्टेशन पे उसने सामान रख दिया जहां आपने बोला था। मुझे एक चीज बताइए, ऐसे केस में क्या आप उसको पैसे देंगे? आप क्या बोलेंगे? अगर आपको नहीं मंजूर था तो आपका कोई सामान ले जाएगा, आप चिल्लाएंगे या उसके साथ साथ चलेंगे, चल मजे मजे में? नहीं, आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे कि मेरा सामान लेके जा रहा है। इसका मतलब आपका कंडक्ट और आपका बिहेवियर ये बताया कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? वैलिड मान रहे हैं। कुली ने बिना आपसे पूछे हुए जरूर सामान उठाया, बट आप जो है वो क्या कह रहे हैं कि हाँ मेरी भी सहमति है। ई रिक्शा जो है वो जा रहा होता है, वहां रुकता है, आप कुछ नहीं पूछते अगर आपको पता रहता है। जैसे मान लीजिए मेट्रो पे है, बस लगा हुआ, आप भी बस चुपचाप बैठ गए, बस जो है यहाँ जगह आया, आपने बोला रोक देना, रोक दिया, बस उतर गया, पैसे दे दिए। इम्प्लाइड है ये सब। क्या है ये सब? इम्प्लाइड। जो आपके कंडक्ट और बिहेवियर से हो उसको क्या बोल देते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पे जो है वो आपके ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे कोई बच्चा है, गाड़ी पोछा, नहीं हटो, बस हो गया। इसका मतलब अब आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है पैसे देने के लिए। एकदम पोछे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लास्ट में आप देख चुके हैं, नहीं देखे तब आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने सब देखा, लेकिन आपने मना नहीं किया। इसका मतलब आप कह रहे हैं ठीक है पोछ दो गाड़ी, जो होगा हम क्या करेंगे? पैसे दे देंगे। ये सब कहलाया क्या? इम्प्लाइड। अब इस इम्प्लाइड का ही अलग अलग जो है वो बेसिकली तरीका है। इम्प्लाइड का ही क्या है? अलग अलग जो है वो तरीका। मतलब अब इस इम्प्लाइड के भीतर फर्दर क्या होगा? सब डिवीजन होगा, जो सब डिवीजन आपको बतला रहा हूं। आप जो है वो एटीएम में गए और एटीएम मशीन से आप पूछते हैं मैं पैसा निकाल लूं तो बुरा नहीं ना मानेगा? निकालूं? बोल बोल, निकाल लो पैसे। ऐसे कोई बातचीत होता है?
नहीं। आप जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं और पैसे निकलता है और आप लेकर के चले आते हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप, जीता रहा, जुग जुग जियो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये भी इंप्लॉयड है आपके कंडक्ट से कि आप वहां गए, वहां आपको पैसे मिले, लेकिन ये इतना साइलेंटली हो रहा है कि इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखिएगा, ये इंप्लॉयड का एक पार्ट है, सब पार्ट है। आपके कंडक्ट और एक्शन से ही हो रहा है, बट दिस कंडक्ट एंड एक्शन हैज बीन डन सो साइलेंटली दैट मीन्स नो कम्युनिकेशन एट ऑल हैज बीन पास्ड। अब आप कहेंगे सर, तो ऐसे सारे इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट टैसिट हो जाएंगे जो बहुत साइलेंटली हो रहा है? जवाब हाँ है। अब इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आपको तय करना रहेगा, अगर कभी पूछा तो, कि ये टैसिट हुआ या नहीं हुआ, तो ये डिपेंड करता है फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे कि कैसा सिचुएशन था, वेदर देयर वाज एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, नो नॉट एट ऑल। तो क्या बोल देंगे? अब जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपका बस रुका और आप उस पर बैठ गए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि बस का किराया, चलिए आप लोगों को नहीं लगेगा ना, इनको लगेगा, इनको लगेगा। तो अगर ये जो है वो जय जो है बैठ गए, बीरू बैठ गए, अबीर बैठ गए, कोई भी है, मेरे कहने का मतलब है कि जिनका किराया लगता है, अब वो जो है वो बस रुकी और बैठ गए। ये डीटीसी की मान लीजिए बस है, वो तो कुछ नहीं बोलता है, उसका बस चले तो गेट भी ना खोले, बस चलते चले जाए, क्योंकि किराया तो उसे, मतलब सैलरी तो उसे मिल रहा है, किराया कम है ज्यादा है उसे कोई फर्क पड़ता नहीं उसके सेहत पे इससे। तो अब जो है वो डीटीसी की बस अगर है तो आप बैठ गए। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहले ब्लू लाइन की बसेस चलती थी, व्हाइट लाइन, ब्लू लाइन, वो हमारे जमाने की बात है। मुझे याद है 2002 में मैं एफएमएस की इंटरव्यू देने के लिए आया था, और एफएमएस दिल्ली का ही एमबीए का कॉलेज है। एट दैट ईयर आई गेट क्वालिफाइड इन कैट, 99.25 परसेंटाइल था मेरा कैट में, तो लगभग सारे अच्छे कॉलेज से मुझे कॉल थे। उसी साल मेरा इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए भी था। मतलब सारे चीज एक ही जैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा, एक पढ़ा तो सारे एग्जाम निकल जाते हैं। उस समय मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं पटना रह करके पढ़ाई करता था। तो मैं आया था, बताया था, पापा गेस्टेड ऑफिसर थे, बहुत ट्रांसफर होता था, तो बाद में हमें पटना रख दिया गया था कि रह के यहाँ पढ़ाई करो। तो मैं एक इंटरव्यू देने के लिए आया था। उस समय ब्लू लाइन की बसेस ऐसे चलती थी कि वो बोलता था मैं तो सड़क पे चलूंगा ही नहीं, मैं तो लोगों के शरीर पे चलूंगा। 4-5 को रौंदना ये हर दिन का न्यूज होता था, और उनके नंबर के लिए ना कंपटीशन होता था, जो आगे पहुंचेगा उसी का ट्रिप पहले आएगा। बहुत रफ चलाता था। और उस समय आपका सीएनजी वगैरह नहीं था, मेट्रो तो बहुत दूर की बात है, सीएनजी भी नहीं था बॉस। अब अंदाजा लगाइए, डीजल से चलने वाले बसेस घर आकर के ऐसे करते थे ना, तो ऐसे करने पे ये ब्लैक ब्लैक जैसा, अभी नहीं है, ब्लैक ब्लैक जैसा हाथों में आता था। मैंने उसी दिन कसम खाया था कि मैं ब्रह्मांड के किसी कोने में बसूंगा, दिल्ली में तो नहीं बसूंगा। देखिए किस्मत क्या चीज है, यहीं पे घर बना लिया, जमीन ले लिया, सब कुछ कर लिया, और यहीं पे जो है वो मेरा रहना हो गया। एनीवे, तो कह रहे हैं कि वो ब्लू लाइन की बसेस जो है वो आवाज देता रहेगा, आवाज ही नहीं देगा, ऑलमोस्ट दुबले पतले रहे तो उठा भी लेगा, आप बैठना तो इधर उधर कहां जा रहा है, इस तरह से जो है वो चीजें जो है वो चला करती थी। तो अगर ब्लू लाइन की बसें हैं तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चिल्लम चिल्ली मचाए हुए है, आश्रम आश्रम आश्रम, ये मुंद्रिका जो हो पीट रहा होता था। लेकिन यही अगर डीटीसी की बस है तो ड्राइवर और कंडक्टर इज सेइंग नथिंग, बस रुका, आप उस पर बैठे और आप किराया देने के लिए लायबल है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? टैसिट। अब सिचुएशन पे ही है, ब्लू लाइन की बसेज हैं तो इंप्लाइड, और अगर जो है वो क्या है, डीटीसी की बस है, तो इंप्लाइड का ही कौन सा सेगमेंट? टैसिट हो गया। ऐसे ही हम कहते हैं, देखिए सबसेट ऑफ व्हाट, देखिए यही वर्ड तो है, सबसेट ऑफ व्हाट। सबसेट का मतलब उसके भीतर जो चीज है उसी को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, क्वासी, इसको कहीं कहीं क्वासाई भी प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? तो क्वासी या क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम ही चीज है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहेगा। अगर किसी चीज में क्वासी या क्वासाई लगा हुआ है तो लुक अलाइक बोलते हैं या डीम्ड बोलते हैं, उसके जैसा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहे, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पे पूरा का पूरा एक यूनिट है,
किस पे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। पूरा एक यूनिट ही है, पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला ये पूरा का पूरा जो पहला यूनिट आपका जो है वो सारे के सारे 9 यूनिट्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानिए कि ये किसी ने ऑफर नहीं किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला पड़ाव बताइए, फर्स्ट पड़ाव ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऐसे ही तो बढ़ते हैं। कह रहा है इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो इंटेंशन टू ऑफर एनीवन, नो इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओ भैया ये कौन सा चमत्कार है, इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया? कहा इसीलिए बनाना पड़ा, अदरवाइज सोसाइटी में हमें कुछ जगहों पे बहुत दिक्कत होता। कहा कैसा दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए कि नेहा ने जो है वो अपने बर्थडे में बुलाया दिशा को, और भी दोस्तों को बुलाया, सब आए। दिशा को जो गिफ्ट ले जाना था वो दिशा लेकर के गई थी, दी, जो हैप्पी बर्थडे तू जिए हजारों साल, 25-50 जो भी हो सब बोल दिया। सब बोलने के बाद, गिफ्ट के बाद खाया पिया निकले। दिशा का एक जो है वो बैग छूट गया, पर्स छूट गया नेहा के पास। अब अगर ये छूट गया, ध्यान से सुनिए, तो क्या नेहा ने बोला था कि दिशा तू अपना पर्स छोड़ देना? गलती से छूटा या नहीं छूटा? गलती से छूटा। अब अगर गलती से छूटा तो, अगर गलती से छूटा तो नेहा ने आराम से उसको खोला, खोल करके उसमें देखो तेरी ते क्रीम वगैरह है, लेकर के तोपना शुरू किया, खत्म कर दिया। मुझे बताइए क्या नेहा दिशा को पैसे नहीं देगी उन चीजों के लिए? अगर नहीं दे रही तो सोचिए ये गलत है या नहीं है, क्योंकि दिशा ये उनके लिए नहीं छोड़ी थी। अगर गिफ्ट के रूप में देती तब तो कोई बात नहीं है, ये तो गलती से छूट गया। अब ये डिफेंस क्या लेगी? मैंने बोला था तुझे छोड़ने के लिए, तो छोड़ी तो मैं यूज करूंगी। और सुनिए तब और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए भूपेंद्र, अब मान लीजिए कि भूपेंद्र जो है वो गलती से पैसा जो है वो ट्रांसफर कर रहे थे, और ये ट्रांसफर कर रहे थे मान लीजिए मुझे, मान लीजिए मेरे व्यवहार से खुश होके। अब बोलिएगा ऐसा मत बोलो सर, आपके व्यवहार में कुछ ऐसा है नहीं जिसपे क्या हुआ जाए, खुश हुआ जाए। लेकिन मान लीजिए मुझे ट्रांसफर कर रहे थे, 2000 रुपये मुझे ट्रांसफर कर रहे थे, लास्ट का जो डिजिट है उसमें कुछ हेरफेर हुआ और पैसा जो है वो चला गया निखिल, निखिल के पास चला गया। किनके पास? निखिल के पास। दे रहे थे मुझे, चला गया उनके पास। अब वो बन गए चौधरी। उनसे जब मांगने जाओ तो कह रहे मैंने तुझे बोला था मुझे ट्रांसफर कर, बात तो सही है। अच्छा चलिए, वो यहां चौधरी का व्यापक अर्थ है। तो अब जो है ये जो है वो बन गए चौधरी और कह रहे कि मैंने तुझे बोला था कि तू क्या कर, मुझे ट्रांसफर कर। अब सोचिए जरा, क्या भूपेंद्र को उनके पैसे नहीं मिलने चाहिए? कैसे मिलेगा? कोई लॉ होगा तब ना। याद कीजिए मैंने क्या बोला है, जब तक कोई कानून नहीं तब तक कोई रिलीफ कैसा? अगर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, धरा, गुस्सा आया, नेहा बगल में बैठी, ले क्या एक चाकू, मैंने पूछा धरा क्यों धर दिया? कह रहे सर ऐसे धर दिया, फिर एक। कह रहे क्या हुआ सर, ये कोई बड़ा चीज थोड़ा, ये देखो वो पैं पैं किए जा रही है और ये। अब बताइए अगर उन्होंने ऐसा किया तो इनको कोई सजा तभी मिलेगी जब ऐसा करना किसी न किसी कानून में लिखा होगा कि यह गलत है। किसी कानून में अगर नहीं लिखा है कि किसी को चाकू मारना ऑफेंस है तो धरा का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये इसी धरा पे रह जाएंगे फिर। अब मुझे बताइए अगर आप ये कोई कानून ही नहीं बनाएंगे तो फिर किसी का सामान छूट गया या किसी का जो है वो पर्स वैलेट कहीं गिर गया या किसी ने जो है वो अच्छा आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे थे, ऐप पे नहीं कर रहे थे, ऐप पे तो गलती कम होती है क्योंकि आपका फोन उससे कनेक्ट रहता है, लेकिन मान लीजिए फोन पे वगैरह पे कर रहे तो उसमें तो नंबर डालना पड़ता है। अब आप नंबर डाल रहे थे, एक आध डिजिट गड़बड़ हो सकता है, उस डिजिट का कोई होंगे, उस नंबर का होगा कोई फोन नंबर। अब उनका अकाउंट रिचार्ज 1000 रुपए से, बताइए आप उनसे पैसे कैसे लीजिएगा? फोन करके। आप फोन कीजिए तो उधर से क्या क्या बोलेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब कह रहे हैं लेकिन हां अगर वो कुछ बोलेगा भी तो अब यहां लॉ है
इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसने बोला कि आपका और उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जिसका गलती से आपने मोबाइल रिचार्ज कर दिया है। भूपेंद्र का निखिल के साथ ऑलरेडी क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जबकि इन्होंने नहीं बोला था कि मुझे 1000 रुपए क्या कर, 2000 रुपए ट्रांसफर कर। सामान आपने किसी का उठा लिया, रास्ते में गिरा हुआ था, आपने उठा लिया, आपका और उस व्यक्ति का जिसको आप जानते भी नहीं है, जिसका वो सामान गिरा है, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बहुत डिटेल में इसके सारे चीज पर जब सोचिए, जब इसके लिए एक यूनिट ही दिया हुआ है तो इतनी ही बात थोड़ा ना होगी, बहुत सारी बात आएगी। अभी बस इतना समझिए कि ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं। और लॉ कहता है कि नोबडी कैन बी रीच ऑन द लॉस ऑफ अदर। दूसरे के नुकसान से आप अमीर नहीं बन सकते। आप कीजिए, आप भी काम कीजिए, लेकिन दूसरे के लिए लॉस ही तो है, दिशा का लॉस है, ये तोप रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इन्होंने इन्हें दिया, नहीं दिया, उनको पैसे लगे थे और ये उसका मुफ्त में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 2000 रुपए इनके थे, ये उनको देना थोड़ा चाह रहे थे, तो इनके जो है वो पैसे से वो लॉस से, एक आदमी के लॉस से दूसरा आदमी रिच नहीं बन सकता। ये है आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसलिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय लॉ अंडर व्हाट, वो सिचुएशन होगा तब दे रहे थे मुझे, चल गया उन्हें, गलती से इनके घर पे क्या हो गया, छूट गया, ये सब सर्कमस्टांसेस ही तो नहीं। लोग बोल देते अरे यार संजोग ही खराब था, यही तो है सर्कमस्टांसेस कि जहां पे वो चीज हो गया। लेकिन लॉ ने बोला घबराइए नहीं, ऊपर वाले के अलावा बाकी जो चीजें उन्हें हम यहां संभाल लेंगे। और उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया। आइए अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यहां है। जितने भी चीज आपने पढ़ा है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारा कुछ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो क्या रहेगा, एज इट इज, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। बस अंतर क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अबीर आप मुझसे ये 100 रुपए में लेंगे, इनका काम एक्सेप्टेंस है, इन्होंने बोला हाँ सर लेंगे, ये ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने इनको मेल किया और बोला अबीर मेरे से ये वाला जो है वो आप जो है वो रिमोट फोटो लगा दिया, 100 रुपए में लेंगे, इनका जवाब आया हाँ सर लेंगे। बस ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें इनका एक्सेप्टेंस जो है वो कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। मेरा ऑफर कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। जब और थोड़ा सा आप मैच्योर्ड होइएगा, करेंगे बात इंटर लेवल पे, वहां पे इसमें डीएससी भी लगाया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम हाथ से सिग्नेचर करते हैं तो उसकी जैसे वैलिडिटी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे जब मैं क्या लगा दूंगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब उसको मैंने साइन किया है। जैसे पेपर पे निकलने पे साइन होता, उसी के बराबर ये माना जाता है। आप कल के डेट में जब ऑडिट करेंगे, डिजिटली आप उसको साइन करते हैं। आप इनकम टैक्स में जब उसको भेजिएगा, इट शैल बी साइन डिजिटली, आपके द्वारा वो क्या होगा, डिजिटली साइन होगा। उस लेवल पे हम लोग पढ़ाते भी डिजिटल सिग्नेचर लेते कैसे हैं। ये जब आप आर्टिकलशिप में आते हैं तो आपको दिखाते भी हैं, आपका अपना उस समय नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपना वाला आपको देते हैं कि इस डिजिटल सिग्नेचर को वहां लगा दीजिए। यहाँ लगाने का मतलब हुआ कि आप उस पर जब ये आईडी पासवर्ड डालेंगे तो माना जाएगा मैंने ही साइन किया है, जबकि मैंने नहीं किया, वो आपने लगाया है। लेकिन चूंकि मैंने कंसेंट दिया है तो क्या माना जाएगा कि मेरे द्वारा लगा हुआ है। इसीलिए इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इसी को साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको याद है साइबर कैफे वर्ड, साइबर कैफे वर्ड सुने हैं? अब थोड़ा कम यूज होता है, पहले बड़ा ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास उतने जो है वो अपने घर में नहीं होते थे चीजें। अब तो बहुत लोगों के पास है, प्लस मोबाइल बहुत सारा काम आपका कर देता है साइबर कैफे वाला। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे ये कॉन्सेप्ट है, आपसे फॉर्म वगैरह भरने में दिक्कत हो रहा हो, स्कैन करने में दिक्कत हो रहा हो, फाइल साइज छोटा करने में दिक्कत हो रहा हो, पिक्चर क्वालिटी स्कैन में सही नहीं जा रहा हो आपसे, क्योंकि इंस्टीट्यूट इन चीजों के कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है या कंडीशन लगा देती। कितने बार तो एग्जाम में आप नहीं बैठ पाते हैं, अगर कोई चीज गड़बड़ फॉर्म चला गया, बार बार मेल कर रहे हो तो तब तक पता चला एक अटेम्प्ट निकल गया। तो यहां पे कह रहे हैं, इसे ही कहते हैं साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इसी को ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कैसे किया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज,
मैंने बोला अबीर को कि अबीर वुड यू लाइक टू परचेज रिमोट एट 100 रुपीज। इलेक्ट्रॉनिकली तो डेटा एक्सचेंज किया, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही किया। तो ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट या साइबर कॉन्ट्रैक्ट। सारे एस्पेक्ट एज इट इज होंगे, ऑफर्ड होगा, एक्सेप्टेंस होगा, लीगल कंसीडरेशन होगा, जितनी भी डैम चीज हमने पढ़ा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सब होगा। बस प्रोसेस का तरीका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, डिजिटली होगा। चलिए, अब हमने पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फिर पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसमें जो है वो दो चीजें हैं, एक है एग्जीक्यूटेड और एक है एग्जीक्यूटरी। मैंने जो है वो ये रिमोट जो है वो अबीर को दिया, अबीर ने मुझे 100 रुपए दिए, राइट। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, परफॉर्म देयर पार्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, आपने जो है वो फी दे दिया, ये हुआ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी कम से कम ऐसा है जिसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा, अगर दोनों ही पार्टी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया तो इसको बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एग्जीक्यूटेड में कहीं कोई एस्पेक्ट नहीं है। एग्जीक्यूटेड का मतलब है बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। वो क्या कहलाया, एग्जीक्यूटेड। जो जिसने बोला था उसने कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा। लेकिन अगर किसी एक ने भी अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया तो यह कहलाएगा एग्जीक्यूटरी। अगर एक ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया लेकिन दूसरे ने नहीं किया तो यह कहलाएगा यूनिलेटरल। क्या कहलाएगा, दोनों में से किसी ने नहीं किया अपने पार्ट का परफॉर्मेंस तो क्या कहलाएगा। अब जैसे हम एग्जांपल देखिए, अगर हम बात कह रहे हैं एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब दोनों में से किसी ने नहीं किया, क्लास अभी शुरू नहीं हुई, ऐसे केस में ना मैंने पढ़ाना शुरू किया और ना आपने क्या किया, पेमेंट दिया। तो इसका मतलब ना आपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया ना मैंने। ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप में से कुछ बच्चे थे जो क्लास शुरू होने से पहले फी दिए हुए थे, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। इसका मतलब आपके तरफ से तो पैसा आया हुआ था, लेकिन क्या मैंने पढ़ाना शुरू किया था, नहीं। तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूटरी है। लेकिन क्या दोनों में से किसी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, किया ना, आपने किया था, मैंने नहीं किया, तो ये क्या हो गया, नो, यूनिलेटरल। अभी भी क्या हुआ, यूनिलेटरल। जब एक ना करे तो यूनिलेटरल, दोनों ना करे तो पिछली बार ये क्या था, बायलैटरल। दोनों में से किसी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया। इस बार बायलैटरल नहीं है क्योंकि आपने अपना परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ मैं वो पार्टी हूं जिसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं शुरू किया था, तो ये क्या हो गया, यूनिलेटरल। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते, मान लीजिए कि अभी जो है वो दिशा और नेहा डेमो पे, एज्यूम करते निखिल डेमो पे। अब देखिए, मैंने पढ़ाना शुरू किया या नहीं, हाँ या ना बोलिए, मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं। इसका मतलब मैंने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस शुरू कर दिया, बट अभी इनके पार्ट का परफॉर्मेंस, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ। देखिए, मेरी एक आदत है, मैं मुख्य नहीं पढ़ पाता ना, तो मैं अटेंडेंस सीट लेकर के सबसे ऊपर चला जाता हूं और वहां से कूद जाता हूं, ताकि जो है मेरे हाथ में अटेंडेंस सीट रहेगा, तो पुलिस आकर के जब मुट्ठी खोलेगी तो उसे पता चलेगा कि इन बच्चों की वजह से इन्होंने जान दिया है, बहुत मारेगी डंडे से। तो अगर मैं जीते जी मुक्का ना मार पाया तो अंत में व्यवस्था करके जाऊं। तो इसलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैंने बोला कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कुछ पे नहीं किया, तो बताइए ये यूनिलेटरल या बायलैटरल। किस बात का इसमें कंफ्यूजन है, क्यों हम बायलैटरल का तो मतलब बोला जब दोनों में से किसी ने कोई परफॉर्मेंस, एक ने किया एक ने नहीं किया, तो उसे क्या बोलते हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने नहीं किया या आपने नहीं किया। पिछली बार आपने परफॉर्म किया था, मैंने नहीं किया, तो भी क्या कहलाएगा, यूनिलेटरल। इस बार मैंने किया है और आपने नहीं किया, तो भी क्या कहलाएगा,
दोनों में से किसी ने नहीं किया। बस यही है आपका। क्लियर है? आइए अब देखिए, हम लोगों ने 3 ग्राउंड यहां पे देखे। कौन कौन सा ग्राउंड, किस 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 बेसिस पे था वो बताइए मुझे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बड़ा सिंपल है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड में तो कोई, एग्जीक्यूटरी में तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जीक्यूटरी में क्या आया, 2 आ गया, यूनिलेटरल और छोटा सा, फेंक दीजिए, खत्म। अब हम बात कर रहे हैं किसका, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हमारे पास कौन कौन सा आया, एक्सप्रेस और इंप्लॉयड, यही तो था हमारा, बस यही तो था, एक्सप्रेस और इंप्लॉयड, बाकी तो सब इसी से निकल के आए हैं। अब इसी इंप्लॉयड में से क्या निकला, टैसिट और क्वासी, बस हो गया। एक हमने बस ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा क्या, वैलिडिटी। वैलिडिटी में हमने पढ़ा था एक वैलिड, वैलिड में क्या था, पंच लाइन बोलते चलिए, ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉल व्हाट। दूसरा हमारा था वॉइड, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या चेंज इन लॉ, ठीक है। वॉइडेबल, कंसेंट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट फ्री, तो वो क्या हो गया, वॉइडेबल। जो एग्रीव्ड है वो चाहे तो इसे माने, चाहे तो ना माने। इसके बाद हमारा क्या था, इलीगल, सब्जेक्ट मैटर या कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल, ठीक है। और बोलिए, अनइन्फोर्सेबल, कहीं ना कोई टेक्निकल जो है वो फ्लॉ है, यानी जो होना चाहिए था वो चीज पूरा नहीं किया गया, यही है आपका। अब ये इतना बड़ा चीज थोड़ा बच्चा, मैंने आपको शुरू से ही बोला है, सीए, सीएस, सीएमए, ये जो भी कोर्सेज हैं, नींद में भी आप रहिएगा ना तो नहीं रुकना चाहिए। और अगर ये रुक रहा है तो बच्चा इमीडिएटली ई रिक्शा निकाल लेंगे, क्योंकि तब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कहीं कोई जो है वो आपका कंपटीशन नहीं है, आपको बस खुद से compete करना है। तो हम इतने गए गुजरे हैं, आज तक इतना सा क्वेश्चन भी बाहर नहीं पूछा है सिलेबस से बाहर, और हम लोग कुछ भी छोड़ते नहीं है, आपको बस रिवाइज करना है। हम इतना भी नहीं कर पाएंगे कि हम 50% मार्क्स ला पाए, और उसमें भी वो चीज से जिसका सिलेबस दिया हुआ है। याद कीजिए, आप ही वो शख्स हैं, इससे ज्यादा मोटी मोटी आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की बुक हुआ करती थी, नहीं है? जिस समय आप 10th में थे, मैं तब की बात कर रहा हूं, आज से भी 2-3 साल पहले, उस समय तो और छोटे थे ना, सब कुछ पढ़ते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ते थे। अब 4 पेपर रहता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई ड्रैकुला यहां बैठा है, खून चूस लिया है, ऐसा हालत हो जाता है। नहीं, बस चीज को समझिए कि आपको इसमें राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा बस होना चाहिए, लॉ के लिए खासतौर पे समझा हुआ अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आजकल, थोड़ा कम पूछ रहे हैं, लगभग हम लोग 70 से 80% क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं, यानी केस लॉ करके, सिचुएशन करके समझा हुआ रहेगा, चिपकाते जाएंगे। देखिएगा ना, इसके बाद आपका राइटिंग का क्लास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे लिखें, डिस्क्राइब को कैसे लिखा जाएगा, केस लॉ को कैसे आंसर करना है, केस का नाम आता है तो कैसे करेंगे, नहीं आता है तो कैसे करेंगे, एक पार्टी का नाम आता है तो कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारा चीज देखेंगे। चलिए, अब हम जिस सेगमेंट पे पहुंचे, इसका नाम क्या है, देखिए, इस पूरे के पूरे यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज आपका ऐसा है जो आगे बहुत डिटेल में नहीं है, जिसमें से एक का नाम ऑफर है और एक का नाम क्या है, एक्सेप्टेंस है। वो इसमें ज्यादा दिया गया है, इस वाले यूनिट में ज्यादा दिया गया। बाकी जो कंसीडरेशन वर्ड आप सुन रहे हैं उस पे तो पूरा एक यूनिट है, सेकंड आपका यूनिट जो कंसीडरेशन ही है। ये जितने भी आपने सेक्शन 10 वगैरह देखा है, सब जो है यूनिट नंबर 3 है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा का पूरा एक क्या है, एक जो है वो यूनिट ही है। तो अब जरा बात करते हैं ऑफर। ऑफर का ही नाम क्या है, प्रपोजल। ऑफर के बारे में हमें कुछ भी पता है? हाँ जी, पता है। सबसे पहला बात क्या पता है कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला जो है वो पड़ाव क्या है, ऑफर। अगर ऑफर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जरा कि ऑफर का मतलब क्या होता है। कहा ऑफर का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने विलिंगनेस को, किस चीज को, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, अपने विलिंगनेस को जो है वो सिग्निफाई करे। इसका मतलब होता है किसी के सामने रिप्रेजेंट करना,
किसी के सामने व्यक्त करना, किसी के सामने बताना। तो जब कोई व्यक्ति अपना विलिंगनेस किसी को बताए तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफर। क्या बोलते हैं इसे? ऑफर। एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि इसी को ऑफर या इसी को प्रपोजल कहते हैं। देखिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है इन्हीं जगहों से क्वेश्चन ऐसा करता है कि आपको लगेगा सब तो आ ही रहा है, लेकिन हम उस जगह से पूछेंगे जहां आप थोड़े हल्के हो जाते हैं, लगता है कि नहीं नहीं अब तो सब समझ लिया है। तो पहला चीज है विलिंगनेस। उस विलिंगनेस को सामने वाले को क्या करते हैं? सिग्निफाई करते हैं। लेकिन यहां पे जो है वो, अब आप जब जाएंगे तो इसको और हम डिटेल में करेंगे कि सिर्फ विलिंगनेस से काम चलेगा या उसको बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये व्यक्त करने का, ये जो विलिंगनेस हम देते हैं, ये कितने तरह का हो सकता है। तो कहा ऑफर का एक मतलब है जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर? जब आपने अपना विलिंगनेस पूरा का पूरा जो है वो सोसाइटी के लिए रख दिया और आपने बोला कि जो भी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी जो है वो 100 रुपया लेकर के आएगा उसे मैं ये रिमोट दे दूंगा। इसका मतलब है, आर यू ऑफरिंग एनीवन और यू ऑफरिंग ऑल? आर यू इंडिकेटिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन? नो, नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑफर है? और इस ऑफर के लिए बस एक ही कंडीशन है, 100 रुपया जो लेकर के आएगा उसके तरफ से एक्सेप्टेंस है। इसका अभी हम ऑफर पे रहते हैं, खुद ब खुद ऑफर एक्सेप्टेंस एक ही जैसा लगेगा। एक तरफ से ऑफर तो दूसरी तरफ से क्या होगा? एक्सेप्टेंस। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि ये ऑफर आपका जो है वो तब तक वैलिड है जब तक आप इस ऑफर को क्या नहीं कर लेते हैं, आप कोई एक्सेप्ट नहीं किया या आपने क्या नहीं कर लिया, विड्रॉ नहीं किया। लेकिन ये जनरल ऑफर है, आपने ये सारे लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा आपको उसे ये चीज देना पड़ेगा, उसके तरफ से क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस जो है वो माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जब तक विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये क्या रह जाएगा? ऑफर आपका वैलिड रह जाएगा। जनरल ऑफर है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा किसी ने खरीद लिया तो मैंने विड्रॉ थोड़ा ना किया, हो गया, मेरा ऑफर एक्सेप्टेंस में बदल गया, मेरे पास ये है ही नहीं तो अब कहां से रहेगा। लेकिन ऐसा मेरे पास 2000 है तो कब तक ये वैलिड है? किसके लिए 2000 रखा है? जो भी कितने रुपए लेके आएगा, बस यही एक कंडीशन है। इसको कौन सा ऑफर बोलते हैं? जनरल ऑफर बोलते हैं। लेकिन अगर इस जनरल ऑफर में देखें, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा इस केस को। ये केस कहता है, एक कंपनी थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, उस मेडिसिन की कंपनी थी। उस कंपनी ने जो है एक खास तरह का जो है मेडिसिन बनाया स्मोक बॉल, और बोला कि जो इसका इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी जो है वो इन्फ्लुएंजा जो है वो नहीं होगा। फेफड़े की एक बीमारी होती है, उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। लेकिन क्या करने पे? जो भी हमारे इस मेडिसिन का क्या करेगा, स्मोक बॉल का इस्तेमाल करेगा। यही तो उसने बोला था। एक पर्सन ने इसका इस्तेमाल किया, उसे इन्फ्लुएंजा हुआ, उसकी डेथ हो गई। कहा गया कि आपने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ, और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट यस, इट वॉज अ जनरल ऑफर, सो इफ यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेंस, एंड इफ इट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन इज अवेलेबल ओवर देयर, तो इस केस में आप क्या ले सकते हैं? कौन सा रिमेडी? यही तो पढ़ रहे हैं हम तभी से। तो कहा कि बिल्कुल, और उस पर्सन को क्या मिला? लीगल रिमेडी। वो ये नहीं दे पाया कि मैंने इनको कब बोला था आ तू इस्तेमाल कर, इनको नहीं बोला था, लेकिन आपने क्या बोला था? जो भी हमारे किस चीज को यूज करेगा उसको क्या नहीं होगा। और तो बोला ये क्या जो भी से बाहर है, ये यूनिवर्स के नहीं है, ये एलियंस है, जादू कर रहे हैं, धूप से चलते हैं। कहा नहीं, तो इसीलिए उनके लिए भी ये क्या रहेगा? एक्सेप्टेबल रहेगा। इस ऑफर को बोलते हैं कौन सा ऑफर? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सिंपल एक लाइन था, व्हेन इट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन हु फुलफिल इट इज कॉल्ड व्हाट? जनरल ऑफर। ठीक है, उस पे हमने एक केस बताया आपको, जो केस पॉपुलर था। अगला चीज है स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। एकदम ध्यान से समझिएगा। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर दैट पर्सन टू whom it is given. If any other person except that person is accepting it, it shall not constitute any contract. सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जिसको आप ये ऑफर क्या कर रहे हैं,
दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसको ये ऑफर दे रहे हैं वही इस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। कोई और इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और अगर किया भी तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी पे जो है एक शानदार केस लॉ था और वो केस आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा यहां के कैरेक्टर को लेकर के समझाता हूं, समझना आसान रहेगा। देखिए हुआ क्या कि एक बिजनेस, और ये बिजनेस था हर्षित का बिजनेस था। हर्षित का बिजनेस था चेयर का, प्लास्टिक के चेयर ये बनाते थे। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इनके नाम से नहीं, बिजनेस का इन्होंने जो चेयर का नाम रखा था वो रखा था इन्होंने जो है वो कमाल का चेयर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बना लिया था, कमाल का चेयर। लेकिन मालिक कौन थे? यही थे, हर्षित थे। हर्षित का बिजनेस बहुत दिन चला, लेकिन उसके बाद ना हर्षित को मजा नहीं आ रहा था चेयर के बिजनेस में। बड़े लोग हैं, मूड बदलता रहता है, अब कुछ और करते। तो इनके फ्रेंड पीयूष, पीयूष ने बोला कि भाई तो बिजनेस मुझे बेच दे। ब्रांड तो इनका बना हुआ था, इसलिए उस ब्रांड को ये कैरी करना, सिर्फ प्लांट मशीनरी नहीं, पूरे बिजनेस को ये कैरी करना चाहते थे। कौन सा? कमालदा चेयर। इस बिजनेस को ये कैरी करना चाहते थे। तो पीयूष को इन्होंने वो बिजनेस बेच दिया, जो इनके बीच में अमाउंट वगैरह का डील हुआ वो कर लिया। अब देखिए, आपका नाम बचा हाँ शान। अब देखिए शान, शान जो है उन्होंने जो है वो हर्षित को जो है वो 2 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए? 2 लाख रुपए दिए थे। तो शान ने जो है एक ऑर्डर प्लेस किया, और वो ऑर्डर प्लेस किया हर्षित के नाम से। किसके नाम से? और हर्षित का जो बिजनेस प्लेस था वो पता था, शान को दोस्त थे। तो वो चिट्ठी जो है वो पहुंचा जो है वो हर्षित के नाम से, और वो पहुंचा कहां पे? कमालदा चेयर के ऑफिस में। जिस ऑफिस में अब कौन बैठ रहे हैं? पीयूष है मालिक अब वहां। ठीक, उन्होंने चिट्ठी देखा, ध्यान से सुनिए। उस पर लिखा हुआ था कि मुझे जो है वो 100 चेयर आप सप्लाई कीजिए, 2-2 हजार वाले, क्योंकि इनके कितने पैसे बन रहे थे? 2 लाख। शान ने सोचा इसी बहाने जो है वो मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि हर्षित तो इनको गोली देके निकल गए और वो पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है वो हर्षित के नाम से वहां लेटर भेजा। लेकिन मैंने आपको बताया बिजनेस इन्होंने क्या किया है? बेच दिया। तो वहां पे पीयूष थे। पीयूष ने देखा, बोला तेरी तो 2 लाख का जो है वो ऑर्डर है, जबकि उन्होंने देखा कि ये किसके नाम से है? हर्षित के नाम से है। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब तो चेयर क्या कर रहा हूं, मैं सप्लाई करूंगा। अच्छा है, पुराने कोई ग्राहक थे तो वो आज भी इस ऑफिस में ही तो कोई भेजेगा चीज को, लेकिन बस उसे पता होगा कि मालिक हर्षित है तो हर्षित के नाम से है। इन्होंने जो है वो 2 लाख का चेयर क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया। किनको? शान को। और अब जब समय आया तो पैसे मांग रहे। बोले किस बात के पैसे? मेरा तो पहले से हर्षित के पास जो है वो क्या था? 2 लाख रुपए थे, इसलिए तो मैंने क्या मंगाए थे? तो कहा कि मैंने भेजा है, हर्षित ने थोड़ा ना भेजा है। तो शान बोलते मैंने आपको बोला था नहीं। तो यहां पे जो है वो कोर्ट का डिसीजन आया, और कोर्ट ने बोला कि दिस एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी कंसिडर वैलिड एंड शान इज नॉट एंटाइटल्ड, शान कैन नॉट बी इनफोर्स टू पे पीयूष कितने रुपए? 2 लाख रुपए। यानी कि पीयूष जो है वो शान को इनफोर्स नहीं कर सकते कि आपको कितना देना पड़ेगा? 2 लाख। इससे समझे क्या? When offer is given to a special or a specific person, it can be accepted only by that person. If any other person is although fulfilling the condition, it shall not constitute acceptance and it shall not be a valid contract. जब सही ऑफर सही एक्सेप्टेंस ही नहीं तो सही कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? क्लियर है ये चीज? इसका मतलब अगर ऑफर जनरल है, इट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन हु आर फुलफिलिंग द कंडीशन। लेकिन अगर स्पेसिफिक और स्पेशल है तो भले आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो भी ये आप उसके लिए एंटाइटल नहीं है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जिसको बोला गया। क्रॉस ऑफर, मान लीजिए कि बहुत दिनों से जो है वो हृदय के हृदय में एक बात था, और वो बात क्या था
कि ये जो है वो देवाशीष का ब्लैक थार खरीदना चाहते थे। ठीक, अब जो है देवाशीष भी पक गए ब्लैक थार से भी। कभी किसी ने उनको बोल दिया था तू इस पे बड़ा मैचो लगता है, तो बस वो रख लिए थे। अब लोग उनको बोलने लगे कि ये तो गुंडे लोग चलाते रहते हैं, मान लीजिए, तो इन्होंने बोला हटा देते हैं। यानी कि बेचना चाह रहे थे और हृदय की इच्छा क्या थी? खरीदने की। देखिए हुआ क्या, लेकिन दोनों एक जगह नहीं थे। आमने सामने रहते तो ठाक सा पूछ ही लेते, अबे खरीदेगा? हाँ खरीदूंगा। बस यही ऐसे ही बेचेगा या मोमोज मोज खिला के बेचेगा? अरे नहीं यार भाई है, चल मोमोज भी खिला देते, इसमें क्या है, एक लाहौरी जीरा भी पी ले, अरोरा लेमन भी पी ले, जो करना है कर ले। ठीक, लेकिन ये दोनों एक जगह नहीं है। मान लीजिए देवाशीष तो जो है वो दिल्ली में है और हृदय जो है वो बैंगलोर रहते हैं। देवाशीष ने लेटर लिखा और पोस्ट किया कि हृदय, क्या तुम मेरा ब्लैक थार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? इत्तेफाक की बात देखिए, हृदय इतने दिन से सोच ही रहे थे, अपने हृदय में दबाए ही थे इस बात को। आज इन्होंने उसको जुबान पे ला ही दिया और उन्होंने एक चिट्ठी ड्रॉप किया और लिखा कि देवाशीष, तुम अपना ब्लैक थार मुझे 5 लाख में बेचोगे? दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठी ड्रॉप कर दिया। ये चिट्ठी दोनों के पास पहुंचा। जब ये हृदय के पास किसका चिट्ठी पहुंचा? देवाशीष का। तो हृदय तो खुश, क्या तेरी ते, मैं तो ऑफर दे रहा था। किसको? देवाशीष को। यहां पे तो खुद वो मुझसे कह रहे हैं खरीदने के लिए, चलो हो गया, अब क्या, गाड़ी मेरी हो गई। उधर जब देवाशीष के पास पहुंचा तो सोचा तेरी के, मैं तो उनको पूछने के लिए चिट्ठी ड्रॉप किया, ये तो खुद ही मेरा कितना में लेना चाह रहा है, 5 लाख। याद रखिएगा, ऐसे केस में दोनों 5-5 लाख में एक दूसरे को बेचना और खरीदना चाह रहे हैं, बट इट शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज 2 ऑफर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 क्या है? ऑफर है। एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों का ऑफर दोनों के पास एक टाइम में पहुंचा, और उससे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि प्राइस सेम है। तभी तो ये कंफ्यूजन आया। कहा कि ये कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, इसका मतलब ये एक दूसरे को शू नहीं कर सकते हैं कि तुमने बोला था, मैंने भी तो इतने में बोला था, तो अब बेचो या अब खरीदो। नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कौन सा ऑफर? क्रॉस ऑफर। नहीं, एक्सेप्ट नहीं, ये 2 ऑफर है। अब आपको मंजूर है तो आप अगला चिट्ठी भेजिए। कौन सा चिट्ठी? या तो जो है वो देवाशीष भेजे, या कौन भेजे? हृदय भेजे। हृदय बोलेगा कि हां मैं इतने में क्या करना चाहता हूं, खरीदना चाह रहा हूं। कब? जब देवाशीष का चिट्ठी आया तब। और या जो है वो देवाशीष बोले हां भाई मैं तुझे इतने में बेचने को क्या हूं, लेकिन पहले क्या आना चाहिए? ऑफर। तब क्या होगा? एक्सेप्टेंस। मेरा ये लैंग्वेज ध्यान रखिए। तू बच्चा, तब तो मेरे चाची को अगर मुझे होती तो मेरा चाचा होता, तब तो पूरा कहानी अलग हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी सिचुएशन चेंज कर दीजिएगा तो एंटायरली आंसर बदल जाएगा, क्योंकि सकमस्टांसेस पे ही तो आपको एन नंबर ऑफ केस लॉ बताऊंगा और आएगा भी। थोड़ा थोड़ा बदलते जाइए और देखते जाइए कैसे। देखिएगा अभी हमने क्या बोला कि अगर कोई जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है, बोला ना। मंदिर में चंदा दूंगा 5100 और नहीं दिया हनुमान जी के मंदिर में, नहीं इन्फोर्स कर सकते। मैं ही वो शख्स हूं, आइए ना यूनिट 2 में, और तब आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो आपसे वो लिया जा सकता है। तो वो चेंज करने। अगर बच्चा उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, काम खत्म, तब ये क्या बन गया? तब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन इस समय वो क्या है? फोन कहां रखना है? इसकी सजा मौत है बच्चा, वहां भी नहीं रखना है। वहां पे एक ही सजा, हैंग हिम और हर टिल डेथ। तो इसीलिए उसको बैग में रखिए। तो अगर जो है वो एक्सेप्टेंस दे दिया तो बिल्कुल क्या हो गया? ऑफर। मैं तो कह रहा हूं 2 ऑफर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सिंपल सा चीज मैंने बोला, बस ये लाइन याद रखिए, काम खत्म। यही है हमारा कौन सा ऑफर? क्रॉस ऑफर। ये इत्तेफाक सिर्फ तब हो सकता है जब ये पोस्टल के द्वारा हो रहा हो। आमने सामने, अच्छा कभी कभी आमने सामने बैठ के भी हो जाता है, वही तू भी यही मैं भी वही, नहीं होता है कभी कभी बोलते वक्त लगभग एक ही समय में कोई बात बोलते हैं। कहा ये अगर हुआ भी तो उस समय आप क्लैरिफाई कर लेते, हाँ हाँ ठीक है मुझे मंजूर है।
फिर अगला लाइन बोलना पड़ता है। तो ये चीज है आपका क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर है कि जब आपने ऑफर दिया, देवाशीष ने बोला कि भाई 5 लाख रुपए में मेरा ब्लैक थार खरीदोगे? हृदय बोलते हैं अब 5 लाख बहुत ज्यादा है, बहुत तेरा गाड़ी चला हुआ है, तू जम के इसे चलाया है, 4 लाख ठीक है। द मोमेंट हृदय सेड 4 लाख, अब ये क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। जिस मोमेंट पे आप काउंटर ऑफर देंगे उसी मोमेंट पे पहला वाला ऑफर कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउ इट इज अनदर ऑफर बाय हुम? हृदय। अब जो है वो हां या ना किसको कहना है? देवाशीष को, कि 4 लाख में वो बेचेगा या नहीं। देवाशीष बोलते भाई ना तेरा ना मेरा, 4.5। अब ये फिर से एक काउंटर ऑफर है। अब अगर हृदय बोलते मंजूर है तो ये होगा क्या? एक्सेप्टेंस। नहीं तो वो बोलते ना ना वो तेरा मेरा वाला नहीं, बहुत हो गया तो चल 4.20, हमारे कैरेक्टर को भी सूट करेगा। तो अब जो है वो क्या कर, 4.20 में 420 में क्या हो गया? आपको पता है क्यों ये 420 बदनाम था? अब नहीं रहेगा। इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन था, जिस सेक्शन का नंबर था 420। उस सेक्शन में इस तरह के केसेस की सुनवाई होती थी। अगर आपने इस तरह का कोई काम किया तो वो किस सेक्शन, जैसे मैंने डिफाइन किया सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, आपको बोला ये चीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं बोला? ऐसे इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे करके कोई धुरफंदी का काम करे तो ये 420 में लिखा हुआ, उसको ये सजा मिलेगी। इसीलिए लोग बोलते थे बड़ा 420 ही करता रहता है, सेक्शन के कारण। अब वो सेक्शन बीएनएस में अलग नाम से है। तो कभी कभी कुछ अलग अलग तरह का चीज पॉपुलर हो जाता है और हम समझ नहीं पाते, लेकिन लोग कितना टेक्निकल चल रहे हैं, तो बड़ा 420 का काम करता है। तो यही उस सेक्शन के कारण था। जैसे 144 लगा हुआ है कहीं, अब नहीं है, अब उसका बदल गया बीएनएस में। पहले वो एक सेक्शन था 144 जिसमें कहा जाता था कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ये जब प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ हो रहा होता तो वो सेक्शन लगाया जाता था उस शहर में, उसके लिए था। ठीक है, तो अब देखिए काउंटर ऑफर को ही क्या बोलते हैं? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। नहीं हुआ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, आपने बोला 5 लाख, सामने वाले ने क्या बोला? अब अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कीजिए? फिर आप जो देंगे वो क्या कहलाएगा? अनदर काउंटर ऑफर। ये चलता रहेगा तब तक जब तक क्या नहीं हो जाए, इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं हो जाए। आइए, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। अब ये स्टैंडिंग ऑफर क्या हुआ? जो ऑफर खड़ा होकर के दिया जाए उसको कौन सा ऑफर बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस सुनने में ऐसा लगता है स्टैंडिंग ऑफर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑफर खड़े होकर के दे रहे उसको क्या बोलेंगे। अगर आप इसके बाद वाले को देखेंगे तो थोड़ा सा आप और कोरिलेट कर पाएंगे। कंटिन्यूइंग और व्हाट? ओपन ऑफर। और ये ऑफर क्या होता है वो सुनिए। दिस ऑफर इज नॉट गोइंग टू एंड until unless it has been changed or withdrawn by the person। जब तक ये चेंज या विड्रॉ ना कर लिया जाए तब तक ये ऑफर अनंत काल तक चलता रहेगा। अब इससे जो है वो ओपन ऑफर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जनरल ऑफर से। जनरल ऑफर में कहा गया जो भी उस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, और इसमें भी वो चीज है। लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा ओपन टेंडर वगैरह होते हैं जो सालों साल तक ओपन रहते हैं। जैसे आप एमएसपी का नाम सुने हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार जो है वो किसानों को कहती है कि आप अनाज उपजाइए और हम, कोई नहीं खरीदेगा तो हम आपसे इतने में तो खरीद ही लेंगे, उसको बोलते हैं एमएसपी। इन्हीं चीजों को लेकर के सिंधु बॉर्डर पे बहुत दिन तक धरना वगैरह चला था इसी पॉइंट पे कि एमएसपी बढ़ाइए, इतने कम पे नहीं, क्योंकि उतने में तो हमारी लागत भी नहीं निकल पाती है और हम जो है वो मार्केट के लिए वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वेयर हाउस उतने नहीं है और उस वेयर हाउस का खर्चा इतना है कि उतने में तो और हमारा चीज नहीं निकलेगा। अदरवाइज आप देखिएगा जिस समय टमाटर, प्याज ये सब ताजा तैयार होता है उस समय आप क्या देखेंगे कि उस समय जो है वो इतना सस्ता कि किसान अंत में छोड़ के चले जाते हैं कि ढो के ले जाने का खर्चा जो है वो उतना है जितना मार्केट में निकल नहीं रहा है। लेकिन वही जब 4-6 महीने हो जाते हैं तो हमारे आप तक कोल्ड स्टोरेज से जो आ रहा होता है उससे 10-10 गुना 20-20 गुना ज्यादा में आ रहा होता है।
बट यही तो है, उन किसानों के पास उस तरह का स्टोरेज का कोई इंतजाम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो है वो बोला कि हम इतने में धान ले रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ज्यूम कीजिए कि 100 केजी का जो है बोरा या 100 केजी का जो स्टेक है वो हम आपसे जो है वो ले रहे हैं 10,000 रुपए में, ठीक। अगर बोला तो ऐसे केस में ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक सरकार इसको चेंज ना करे या वापस ना ले ले। इसका मतलब जिस भी किसान के पास वैसा चावल है वो लेकर के आए और कहां पे रखे, गवर्नमेंट के पास रखे। इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। इसका गुण बहुत ज्यादा जनरल ऑफर से मैच करेगा, क्योंकि ये भी सबके लिए है, जो भी इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बस इतना सा ही अंतर है, और वो ये है कि जनरल ऑफर हर केस में इनफाइनाइट समय के लिए ओपन नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास जब तक ये रिमोट है तभी तक, ये बिक गया तो मेरा ऑफर क्या हो गया, खत्म। लेकिन इनके तरफ से है कि जब तक किसान चाहे आज, 1 साल बाद, 2 साल बाद, इस रेट से मुझे क्या बेच सकते हैं, सरकार को अनाज बेच सकते हैं। कल के डेट में अगर वो एमएसपी को कम कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं तो पुराना वाला स्टैंडिंग ऑफर खत्म हो जाएगा। ये जो अगला ऑफर होगा ये भी क्या कहलाएगा, ये भी स्टैंडिंग ऑफर ही कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? तो देखिए इसमें जो है वो आपने जो देखा वो कितने तरह के चीज देखे, इसमें 5 तरह के। एक हमारा कहलाया कौन सा ऑफर, जनरल ऑफर। किसको देंगे, कहा सबके लिए है, जो भी इसके कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। दूसरा स्पेशल, दोनों नाम बोलिए, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति को दिया है उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट भी करेगा तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा क्रॉस ऑफर, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। आपका क्या हुआ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जितने में आप किसी को ऑफर दे रहे हैं दूसरा भी आपको उतने में ही ऑफर क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर। किसी ने ऑफर दिया, दूसरे ने जो उस ऑफर को क्या किया, काउंटर किया, तो ये क्या कहलाएगा। जितने बार आप प्राइस को चेंज करेंगे हर बार ये काउंटर ऑफर होगा। और लास्ट जो हमने देखा कौन सा था, स्टैंडिंग ऑफर, जिसमें ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक इसको विड्रॉ नहीं किया। इसका एग्जांपल गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह होते, जिस भी तरह का टेंडर हो वो बेसिकली हुआ। अब कह रहे हैं कि अगर हम बात करें ऑफर के बारे में और कि ऑफर जो हम देते हैं, आपने तो एक लाइन सुना था कि विलिंगनेस को ही क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि और कौन कौन सा एस्पेक्ट होना चाहिए, सिर्फ विलिंगनेस या सिर्फ विलिंगनेस से काम चलेगा। सोचिए जरा, ऐसे ही अभी बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कि रामदीन जो है वो विलिंगनेस रखता है राम दुलारी के लिए और कहता है कि राम दुलारी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं ना तुमसे शादी मनाना चाहता हूं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये विलिंगनेस है या नहीं, रामदीन का है, तो क्या ये ऑफर है? लॉ कहता है नहीं, ऑफर में विलिंगनेस का होना जरूरी है, लेकिन विलिंगनेस के अलावा इसमें एक और चीज होना चाहिए कि विलिंगनेस आप इस तरह से देंगे कि सामने वाले से उसका एक्सेप्टेंस या एसेंट या सहमति मांग रहे हैं। अगर उस अंदाज में आपने नहीं बताया तो इट शैल नॉट बी कंसीडर एज। अब कितना भी रामदीन बोले कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी मनाना चाहता हूं, लेकिन ये ऑफर नहीं है। ये ऑफर में तब बदलेगा जब रामदीन साफ साफ बोलेगा, राम दुलारी मुझसे शादी करोगी, टी 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 नहीं, मतलब जब वो साफ साफ क्या बोले, ये बात बोले कि मुझसे शादी करोगी, इसका मतलब विलिंगनेस तो था तभी ना, लेकिन विलिंगनेस के बाद क्या होना चाहिए, एसेंट भी। और भी एस्पेक्ट है, अगर आप ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए प्रॉपरली तो क्या ये ऑफर कहलाएगा? अगर हमने कोई ऑफर दिया है तो ये ऑफर क्या इनफाइनाइट समय तक आपका एप्लीकेबल रहेगा? अगर हमने टाइम दिया हुआ है तो क्या ये उस टाइम के बीतने पे लैप्स हो जाएगा? अगर हमने टाइम नहीं दिया है तो कब जाकर के ये क्या होगा, लैप्स होगा? दुकान में आप जाते हैं, सामान पे जो है वो प्राइस लिखा रहता है, तो क्या उनके तरफ से ये ऑफर है और आपके उन्हें सामान उन्हें ये देना पड़ेगा? ऑक्शन लगा हुआ है, उस ऑक्शन में आप गए हैं तो जो प्राइस वो बोल रहे हैं उस प्राइस पे चीज मिलेगा, वहां तो बोली लगाई जाती है।
अब ये सब ऑफर का क्या मामला है, तो ये सारे मामलों के बारे में आपको पता चलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।